दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें selected.com की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का हल्ला बोल, थाने के सामने धरने पर बैठे राकेश टिकैत। ये आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत गुरनाम सिंह चड़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अपने साथी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद जिले स्थित टोना सदर पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्थानीय जजपा विधायक देवेंद्र बबली पर कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि बाद में बबली ने किसानों के खिलाफ अनुचित शब्द कहने के लिए माफी मांग ली है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा कि हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से धरना देना जारी रखेंगे। पुलिस थाने के पास किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं। किसानों ने कहा कि धरने में और लोग शामिल होंगे और प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले किसान नेता चड़ूनी ने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मामलों को भी वापस लिया जाना चाहिए और बबली पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले अनाज मंडी में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं और कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लागू नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना ही होगा, चाहे वो वर्ष 2022 में ले या फिर 2023 में ले। वर्ष 2024 में ये कानून वापस हो जाएंगे, ये निश्चित है। राकेश टिकैत ने जोर देकर कहा कि किसानों का आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने भी केंद्र सरकार की तगड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि सभी बड़े किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार को हर हाल में कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान, कहा कभी भी मैं राजनीति में आने का इच्छुक नहीं था। शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते में आई दरार पर भी रखी अपनी बात। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठी दैनिक लोकसत्ता से बातचीत में कहा कि वो कभी भी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं राजनीति में आने के लिए कभी भी इच्छुक नहीं था, मैं अपने पिता की मदद करने के लिए राजनीति में आया था। इस वक्त महामारी फैली हुई है, मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं हूं। मैं अपनी क्षमता के मुताबिक जो सबसे अच्छा कर सकता हूं करता हूं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, अगर वो कोरोना वायरस महामारी में नहीं बच पाए तो फिर इस पावर का क्या इस्तेमाल है। अपने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद भाजपा और शिवसेना के रिश्तों में जो विश्वास था उसे आघात पहुंचा है। मेरे नए सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस मुझे सम्मान देते हैं। महाविकास अघाड़ी एक गठबंधन है जहां पर विभिन्नताएं हैं, इसलिए हम ज्यादा खुले हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि राज्य में कोविड-19 को लेकर लगाई गई पाबंदियों के विषय पर महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगियों के बीच में मतभेद है, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साफ किया कि सरकार जरूर अलग अलग पार्टियों के सहयोग से बनी है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री की बात ही सर्वोपरि है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने पत्रकारों से कहा कि सरकार में किसी तरीके का आपसी मतभेद नहीं है, हम अनलॉक को लेकर लगातार चर्चा करते हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुख्यमंत्री भी सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से बातचीत करते रहते हैं। हम अलग अलग पार्टी से बनी सरकार हो सकते हैं, लेकिन राज्य का मुखिया होने के नाते उद्धव ठाकरे द्वारा कही गई बात ही फाइनल होती है। आपको बता दें कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री के बयान से ऐसा नहीं लगता है और उप मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि भाजपा से ज्यादा इज्जत हमें एनसीपी और कांग्रेस दे रही है। और ये बड़ी खबर, भारत के वैज्ञानिकों के इस दावे से खुली चीन की पोल, चीन के वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन दुनिया भर में निशाने पर है। अब भारतीय वैज्ञानिक दंपत्ति ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था। पुणे के रहने वाले वैज्ञानिक दंपत्ति डॉक्टर राहुल बाहुलकर और डॉक्टर मोनाली राहलकर ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे अनजान लोगों के साथ मिलकर इंटरनेट से इस संबंध में काफी सबूत जुटाए हैं। जिन लोगों ने इंटरनेट से सबूत एकत्रित किए हैं वे पत्रकार, गुप्तचर या फिर खुफिया एजेंसियों के लोग भी नहीं हैं। वे अनजान लोग हैं जिनका मुख्य स्रोत ट्विटर और दूसरे ओपन सोर्स हैं। इन लोगों ने अपने समूह को डैशटिक का नाम दिया है। इन लोगों का मानना है कि कोरोना चीन के मछली बाजार से नहीं बल्कि वुहान की लैब से निकला है। इनकी इस थ्योरी को पहले षड्यंत्र बताकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसने अब दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आपको बता दें कि
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस मामले की अब कड़ी जांच के आदेश दे दिए हैं। ये लोग चीनी दस्तावेज को पढ़कर और उसका अनुवाद कर अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। चाइनीज एकेडमिक पेपर और गुप्त दस्तावेजों के अनुसार इसकी शुरुआत साल 2012 से होती है। उस समय 6 खदान श्रमिकों को यन्नान के मोजियांग से उस माइनशाफ्ट को साफ करने भेजा गया था जहां पर चमगादड़ों का आतंक था। उन श्रमिकों की वहां पर मौत हो गई थी। साल 2013 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डॉक्टर सी जेंगली और उनकी टीम माइनशाफ्ट से सैंपल को अपने लैब वुहान लेकर आ गई। आपको बता दें कि सी का कहना है कि श्रमिकों की मौत गुफा में मौजूद फंगस की वजह से हो गई। उसके उलट डिस्ट्रिक्ट का दावा है कि सी को एक अज्ञात कोरोना स्ट्रेन मिला जिसे उन लोगों ने RSBT कोव 400-400-901 का नाम दिया। रिपोर्ट के अनुसार वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के साल 2015-17 के पेपर में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। ये बहुत ही विवादित प्रयोग थे जिन्होंने वायरस को बहुत अधिक संक्रामक बना दिया। ये थ्योरी बताती है कि एक लैब की गलती कोरोना वायरस के विस्फोट का कारण बन गई है। आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। कहा अगर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से रोक लगाए जाने से दिल्ली सरकार ने ऐतराज जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में इस हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू होने वाली थी। इसको लेकर सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, मगर केंद्र सरकार द्वारा 2 दिन पहले इसे रोक दिया गया। केंद्र का दावा है कि हमने मंजूरी नहीं ली, हमने एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली है। कानूनी तौर पर हमें केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने शिष्टाचार के चलते ऐसा किया। राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा। उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन ये राशन माफिया चोरी कर लेते हैं। केजरीवाल ने कहा कि राशन माफिया बहुत ताकतवर हैं। बीते 75 साल से इस देश की जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है, उसके बाद भी राशन चोरी हो जाता है। 17 साल पहले मैंने इस राशन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए, तब मैंने कसम खाई थी कि कभी ना कभी इस सिस्टम को ठीक जरूर करूंगा। इसलिए हम घर घर राशन पहुंचाने की योजना लेकर आए, मगर इनके डर से सरकार इसे रोक रही है। उन्होंने कहा कि अगर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। केजरीवाल ने कहा कि मुसीबत के समय भी मोदी सरकार सबसे लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से लड़ रही है, झारखंड सरकार से लड़ रही है, महाराष्ट्र सरकार से भी लड़ रही है, लेकिन ये समय लड़ने का नहीं, मिलकर काम करने का है। केजरीवाल ने कहा कि मैं योजना का सारा क्रेडिट केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हूं, मगर योजना को ना रोका जाए। मैंने जनहित के कामों में हमेशा सरकार का साथ दिया है, इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि दिल्ली में गरीबों के लिए शुरू होने वाली घर घर राशन योजना को कृपया मत रोकिए। और बड़ी खबर, इस साल भी रद्द होगी हज यात्रा। केंद्रीय मंत्री बोले सऊदी अरब की सरकार जो फैसला करेगी वो मंजूर है। ये आपको बता दें कि इस साल होने वाली हज यात्रा को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज यात्रा सऊदी अरब सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर होगी। हज यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत सरकार सऊदी अरब सरकार की तरफ से लिए जाने वाले फैसले के साथ खड़ी होगी। पिछले साल हज यात्रा रद्द कर दी गई थी, इस साल अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सऊदी अरब और भारत सरकार के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। संकट के समय दोनों ही देश एक दूसरे की मदद करते हैं। हज यात्रा को लेकर अभी तक दोनों सरकारों की तरफ से कोई भी समझौता नहीं हुआ है और न ही कोई बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि हज यात्रा को लेकर भारत सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पिछले साल सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद भारत सरकार से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक यात्रियों ने जो पैसे जमा कराए थे उसे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वापस कर दिया था। इस साल होने वाली हज यात्रा को लेकर सरकार अब सऊदी अरब सरकार के फैसले पर निर्भर है, जहां तक माना जा रहा है कि इस बार भी हज यात्रा खारिज कर दी जाएगी। और बड़ी खबर, कर्नाटक में बड़ा बवाल, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने दी इस्तीफा देने की धमकी। ये आपको बता दें कि बीते कुछ समय से कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के कम से कम आधे विधायकों के साथ बढ़ते असंतोष के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कई बार उनके इस्तीफे की अटकलों को भी बल मिलता है। इस बीच खुद येदियुरप्पा ने बताया कि वो आखिर इस्तीफा कब देंगे। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने
कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भाजपा में कोई भी वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है। जिस दिन पार्टी आलाकमान मुझसे इस्तीफा देने को कहेगा उसी दिन मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डॉक्टर CN अश्वनारायण ने कहा कि उनके यानी सीएम येदियुरप्पा के पद छोड़ने का सवाल पैदा नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने केवल एक बयान दिया है कि पार्टी जो भी निर्णय लेती है उसका पालन करने को तैयार है, क्योंकि वह पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आधा धड़ येदियुरप्पा के खिलाफ जाता चला जा रहा है और येदियुरप्पा के इस्तीफे की कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि हाई कमान का क्या आदेश है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानून जल्द से जल्द इनका हल निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।